गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम करेंगे इंडियन पॉलिटिकल थाट। इंडियन पॉलिटिकल थाट का जो आपका सिलेबस है वो है धर्मशास्त्रा, कौटिल्य, अगनसूता, बरैनी, कबीर, पंडित रामाबाई, बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंदा, रविंद्रनाथ टैगोर, M.K. गांधी, श्री अरविंदो घोष, पेरियार A.V. रामास्वामी, मोहम्मद इकबाल, M.N. रॉय, V.D. सावरकर, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, J.L. नेहरू, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण और दीनदयाल उपाध्याय। इस सिलेबस की हमारी ऑलमोस्ट 21 वीडियोस होंगी। हम लोग डेली लेक्चर अपलोड करना, आप अच्छे से ध्यान देके वीडियो को समझिएगा। और लास्ट वाली वीडियो में हम क्या करेंगे, जितने ओल्ड पेपर्स हैं उनकी एक वीडियो बना के तो आपको PDF भी प्रोवाइड कर देंगे, ताकि 2009 से 2020 तक जितना भी इंडियन पॉलिटिकल थाट का ये नेट में पूछा गया है वो हम सारा कवर कर लेंगे। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। इसमें तो हम जनरली जो सिलेबस है वो डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा इंडियन पॉलिटिकल थाट का बेस जो है उसको पढ़ लेंगे। जैसे हम आप PDF पे देख रहे हो, चार्ल्स विल्किंस ट्रांसलेटेड द भगवत गीता इनटू इंग्लिश इन 1785 के चार्ल्स विल्किंस जो थे उन्होंने भगवत गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था 1785 में। और उन्होंने ही आल्सो ट्रांसलेटेड द हिप्पोपदेशिया इनटू इंग्लिश इन 1785। उन्होंने हिप्पोपदेशिया को भी 1787 में जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। फिर उसके बाद आते हैं विलियम जोन्स ट्रांसलेटेड द शकुंतलम, गीता गोविंदा एंड मनुस्मृति इनटू इंग्लिश इन 1789 एंड 1794। जो विलियम जोन्स थे उन्होंने 3 वर्क को ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में। उसमें फर्स्ट वर्क है शकुंतलम, दूसरा है गीता गोविंदा और तीसरा है मनुस्मृति। जो शकुंतलम और गीता गोविंदा है उसको 1789 में किया था और जो मनुस्मृति है उसको 1794 में ट्रांसलेट किया था। उसके बाद है H.H. विल्सन ट्रांसलेटेड द विष्णु पुराण एंड ऋग्वेदा इन इंग्लिश। उसके बाद H.H. विल्सन जो थे उन्होंने विष्णु पुराण और ऋग्वेदा को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। ये जितने भी हम वर्क पढ़ रहे हैं, चाहे वो हिप्पोपदेशिया हो या शकुंतलम हो, गीता गोविंदा हो, मनुस्मृति हो, मनुस्मृति को तो आप जानते होंगे, पहले भी सुना होगा। तो ये सारे इंडियन क्लासिकल वर्क्स हैं, इनको ब्रिटिशर्स ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। फिर आते हैं लियोनार्ड चेज़ी, क्रिश्चियन लेसन, E. बर्नौफ, अगस्ट सेलिगल, बोडहार्रोट और मैक्स मलर जो थे, इन्होंने संस्कृत की स्टडीज़ की फाउंडेशन यूरोप में रखी थी। ये ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स जो थे इन्होंने एक संस्कृत स्टडीज़ का ट्रेंड यूरोप में स्टार्ट किया था। इन की स्टडीज़ के बाद बहुत सारे स्कॉलर्स जो थे वो संस्कृत की ओर अट्रैक्ट हुए थे। उसके बाद आता है जो फर्स्ट प्रिंटेड एडिशन ऑफ द 4 वेदास वर ब्रॉट आउट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड बाय जर्मन स्कॉलर्स। कहता है कि जो हमारे 4 वेदास हैं उनका जो प्रिंटेड फर्स्ट एडिशन आया था तो वो जर्मन स्कॉलर्स ने किया था। जर्मन स्कॉलर्स में है जो सामवेदा है उसको थियोडोर पेनफे ने ट्रांसलेट किया था 1848 में। उसके बाद जो ऋग्वेदा है वो मैक्स मेलर ने किया था 1849 में। फिर यजुर्वेद संहिता जो है वो किया था वेबर ने 1852 में। उसके बाद हमारा आता है अथर्ववेदा जो है वो रोथ ने किया था 1856 में। और स्वामी विवेकानंदा ने जो मैक्स मेलर हैं इनको सेज भी कहा था, यानी आप पंडित ले लो या साधु ले लो, तो ये स्वामी विवेकानंदा ने मैक्स मेलर को नाम दिया था। उसके बाद आता है, बोलता है इन द एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशन वी कम अक्रॉस 3 ग्रेट पर्सनैलिटीज़ ऑफ मनु। मनु की हमारे पास क्या है, 3 ग्रेट पर्सनैलिटीज़ है। और मनु कौन है, मनु जो हमारे ये ब्रह्मा जी हैं उनके पुत्र हैं मनु। ब्रह्मा जी को आपने देखा होगा, उनके उनको 4 गर्दन है, लेकिन वो रावण वाली गर्दन नहीं, लाइन में उनकी जो है 4 डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में जो है एक गर्दन है। तो आपने देखा होगा उनको वाइट कलर की लंबी दाढ़ी है और 4 गर्दनें हैं। तो जब भी वो बात करते हैं तो चारों गर्दन से करते हैं। तो आपने मूवीज़ में देखा होगा या ड्रामा में देखा होगा, तो ब्रह्मा जी हैं। तो मनु कौन है, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। अब मनु की 3 पर्सनैलिटीज़ दिखाई हैं। फर्स्ट आ गया मनु ऑफ डेल्यूज, फिर आता है मनु विश्वासवता एंड मनु द लागेवर। जो मनु विश्वासवता हैं इन्होंने क्या किया था, इन्होंने वंश चलाया था। ये फर्स्ट किंग थे। मनु ऑफ डेल्यूज जो हैं इन्होंने वंश चलाया था। अब हम नीचे पढ़ेंगे
कहता है द लिगेंड ऑफ मनु ऑफ द डेल्यूज इज डिस्क्राइब्ड इन शतपथ ब्राह्मणा. He was the person who survived the great deluge and then become the founder of the present race of the human being. जो मनु ऑफ डेल्यूज थे, इनसे ही सृष्टि का जो है उपादारण हुआ, इनसे ही आगे सृष्टि जो ह्यूमन बीइंग की जो है शुरुआत हुई है. और जो मनु विवासवता हैं ये फर्स्ट किंग थे, ये फर्स्ट उस सृष्टि के किंग थे, ह्यूमन बीइंग के किंग थे. यानी जो इंस्टीट्यूशन ऑफ किंगशिप है वो किससे स्टार्ट हुआ है? मनु ऑफ विवासवता से स्टार्ट हुआ है. फिर एक कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा था, वहाँ से कुछ लाइंस लिए हैं, कोटेशन ली है. कहता है पीपल सफरिंग फ्रॉम एनार्की एज इलस्ट्रेटेड बाय द proverbial tendency of a large fish swallowing a small one first elected Manu the विवासवता टू बी द किंग. कहता है कि पहले क्या थी, एक ऐसी एनार्किल सिचुएशन आई थी, माइट इज़ राइट वाली सिचुएशन आई थी. वो सिचुएशन क्या थी, कैसी थी? जैसे समुंदर की जैसी थी कि जिसमें कोई भी फिश किसी भी फिश को खा सकती है. कोई भी फिश जो है सिक्योर नहीं है, तो किसी भी टाइम उसको उससे बड़ी वाली फिश खा सकती है. तो ये मत्स्याना विभूता प्रजा, ये आ गया, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ फिशेस. कि लॉ ऑफ फिशेस बोलो या लॉ ऑफ जंगल बोलो, कि जिसमें है कोई भी छोटा जीव जो है, मछली है, वो बड़ी मछली के द्वारा खाई जाती है, उससे बड़ी मछली के द्वारा खाई जाती है, तो लॉ ऑफ जंगल हो जाता है. ये वहाँ से लिया है, अर्थशास्त्र से लिया है. फिर कहता है मनु द लॉ गिवर द ऑथर ऑफ द फेमस मनुस्मृति और द कोड ऑफ मनु इज नोन एज वन ऑफ द 7 ग्रेट सेजेस क्रिएटेड बाय ब्रह्मा द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स. जो मनु कौन है? ये जो ब्रह्मा जी के द्वारा पैदा किए गए 7 साधु में से एक हैं. देयर नो एग्जैक्ट टाइम व्हेन द मनु रोड द मनुस्मृति. अब हमारे पास ऐसा एग्जैक्ट टाइम तो पर्टिकुलरली नहीं है कि मनुस्मृति जो है वो कब लिखी गई, लेकिन होप किंग जो है, ये ब्रिटिशर अर्थर कह रहे हैं, होपकिंग इन हिज वर्क कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया सेज दैट मनु प्रोड्यूस्ड हिज वर्क अराउंड द बिगनिंग और इवन बिफोर द क्रिस्ट. कि मनु ने जो अपना वर्क ये मनुस्मृति लिखा है, वो कब लिखा है? वो बिगनिंग में लिखा है, वो क्रिस्ट से, जो उनके भगवान थे, उनके पैदा होने से काफ़ी पहले लिखा है. वाइल द अदर अर्थर द स्मृति नेमली विष्णु लिव्ड इन द 3rd, यज्ञवाक्य इन द 4th एंड नारदा इन द 5th सेंचुरीज. बाकी वाले जो हैं ये 3rd, 4th और 5th सेंचुरीज में पैदा हुए थे. लेकिन जो फर्स्ट वाले जो उन्होंने मनुस्मृति लिखा है वो कृष्ण से काफ़ी पहले लिखा हुआ है. ठीक है. उसके बाद हमने ऊपर भी पढ़ा कि मनु वाज द सन ऑफ ब्रह्मा. मनु किसके बेटे थे? ब्रह्मा के थे. ही वाज एन इनकारनेशन ऑफ गॉड. अब ब्रह्मा जी भगवान हैं, तो वो भी भगवान के बच्चे भी बहुत भगवान के अवतार होंगे. मनुस्मृति वाज रिटन बिटवीन 200 BC टू 200 AD. ये डेट दे रहे हैं कि 200 BC से लेके 200 AD तक जो है ये लिखा होगा शायद इसको. फिर कहते हैं सम बिलीव दैट इट वाज रिटन ड्यूरिंग द शंग डायनेस्टी. कुछ कह रहे हैं कि शंग डायनेस्टी के टाइम भी हो सकता है. कि शंग डायनेस्टी कब थी? 134 BC के टाइम थी ये. तो ये कह रहे हैं कि हो सकता है शंग डायनेस्टी के टाइम भी लिखा हो. In 1794, Manusmriti was translated in English by William James under the name the Code of Gentoo Laws. ये एक विलियम जेम्स ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था, टाइटल था द कोड ऑफ जेंटू लॉज. ये लिखी थी. और ये क्या था? मनुस्मृति की ट्रांसलेशन थी. और कब की थी इंग्लिश में? 1794 में की थी. अब मनु के विचार जो हैं वुमेन के बारे में क्या हैं? मनु कहते हैं कि वुमेन जो है, मनु सेज दैट वुमेन वर ऑलवेज टू बी अंडर सम कंट्रोल. के वुमेन जो है तो हर टाइम में, मतलब जब भी हम देखें, जब हिस्ट्री में भी देखें, तो ऑलवेज वो क्या किसके अंडर थी? एक कंट्रोल के अंडर थी. जैसे कि चाइल्डहुड अंडर फादर. जब वुमेन बच्ची होती है तो किसके अंडर होती है? फादर की कंट्रोल के अंडर थी. एंड आफ्टर मैरिज वो हस्बैंड के कंट्रोल के अंदर चली जाती हैं. ड्यूरिंग द ओल्ड एज उनके बच्चे का, सन का कंट्रोल होता है. It also says that deity were present where women were worshipped. अब एक साइड तो मनु कह रहे हैं कि वुमेन जो है तो हर टाइम वो कंट्रोल में ही है. बचपन में वो फादर के कंट्रोल में है, फिर वो यंग एज में अपने हस्बैंड के कंट्रोल में है, ओल्ड एज में वो अपने सन के कंट्रोल में है. लेकिन अदर हैंड में वो ये कहते हैं कि भगवान
जहाँ भगवान को वर्शिप किया जाता है, भगवान वहाँ प्रेजेंट होते हैं। जहाँ के वोमेन देवियों को, औरतों को जहाँ पूजा जाता है, भगवान वहाँ उपस्थित होते हैं, वहाँ प्रेजेंट होते हैं। फिर ये एक लाइन नीचे लिखनी थी, आश्रम जब हम पढ़ेंगे तब। एक लाइन मैंने यहाँ लिख दिया है। ये कहता है कि जो आश्रम का कंसेप्ट दिया है, अभी इसमें सस्पेंस है कि वो 4 वर्णास जो थे, हम नीचे पढ़ेंगे उन वर्णास को, कि चारों वर्णास में आश्रम का कंसेप्ट है या नहीं है, या बोथ द सेक्सेस के लिए है, या मेल सिंपली मेल के लिए। तो इसमें थोड़ा सा ये कह रहे हैं कि कन्फ्यूजन है अभी भी। अब सोर्सेज ऑफ लॉ, जो मनु ने क्या कहा कि सोर्सेज ऑफ लॉ कितने हमारे पास 4 हैं। फर्स्ट आ गया श्रुतिज विच लार्जली कंप्राइज्ड ऑफ 4 वेदास। श्रुतिज में क्या है, जो हमारे 4 वेदास हैं वो है। एंड दे डील विद द इमैनेंट एंड इटर्नल वर्ड ऑफ यूनिवर्स एंड प्रोवाइड द यूनिवर्सल एलिमेंट ऑफ लॉ। ये क्या है, पूरे यूनिवर्स के लॉ को रिप्रेजेंट करते हैं। ये सबसे बड़े जो है लॉ हैं, पूरे ब्रह्मांड के लॉ हैं। फिर आता है स्मृति। स्मृति में क्या है, दे वर द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ लॉ, दे आर कोटर्मियस विद धर्मशास्त्र, आइए ट्रेटाइज ऑन धर्म। अब इसमें स्मृतिज में क्या है, जो भी धर्मास पेपर के हैं, हमारे कानून हैं, वो इसमें आते हैं। और फर्स्ट में क्या थे, वेदास। वेदास क्या थे, यूनिवर्सल लॉ था। फिर थर्ड में क्या आ जाएगा, कस्टम एंड अप्रूव्ड यूजेज विद विच रिप्रेजेंट द कन्वेंशन विजडम एंड द सोशल एक्सपीरियंस ऑफ द कम्युनिटी। ये वो लॉज हैं जो हमारे कम्युनिटी में हैं और जिनको पहचान मिल गई हैं। इसमें कौन कौन से आएंगे, सदाचार आएगा, जिसे हम कहेंगे द लॉ ऑफ गुड कंडक्ट, और आएगा शिष्टाचार, द लॉ द रूल ऑफ डिसेंसी। फिर मनु जो है वो केयरफुली डिस्टिंग्विश करते हैं सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ के बीच में। वो पूरा डिस्टिंग्विश करके देते हैं कि सिविल लॉ क्या है और क्रिमिनल लॉ क्या है। फिर आता है साइंस ऑफ पॉलिटी। साइंस ऑफ पॉलिटी में हम थोड़ा सा किंग के बारे में पढ़ेंगे। मनु इज नोन एज अर्ली एक्सपोनेंट ऑफ डिवाइन ओरिजिन ऑफ किंगशिप थ्योरी। जो डिवाइन ओरिजिन थ्योरी हम पढ़ते हैं इसमें वेस्टर्न पॉलिटिकल थाट में भी, तो जो मनु की डिवाइन ओरिजिन थ्योरी ऑफ किंगशिप है वो वेस्टर्न से काफ़ी पहले की है। तो अगर हमें क्वेश्चन आता है कि डिवाइन ओरिजिन थ्योरी जो कहाँ से हुई है, तो अगर उसमें मनु का भी ऑप्शन है तो हम मनु को ही टिक करेंगे। कहता है किंग्स person was composed of unique qualities of all major divinities, कि जितने भी हमारे भगवान हैं मेजर, तो एक किंग जो है, किंग में सबकी क्वालिटी है। उसमें क्या है, माइट ऑफ इंद्रा। माइट ऑफ इंद्रा हो गया कि जो बहादुरी है वो किसकी है, इंद्रा की बहादुरी। इंद्रा हो गया लॉर्ड ऑफ हेवन, जो जन्नत के भगवान हैं। द रेडियंस ऑफ सन, उसमें क्या है, चमक जो है एक सूर्य की चमक है। द वार्थ ऑफ यमा, उसमें यमा का क्रोध जो है वो यमा। यमा हो गया लॉर्ड ऑफ डेथ, जो मौत के भगवान है, जो मारते हैं, वो हो गए। द ट्रेजर ऑफ कुबेर, उनमें क्या है, रिचनेस कितनी है, कुबेर की रिचनेस है। कुबेर जो है भगवान हमारे क्या, ये धन के भगवान माना जाता है इनको। तो जो रिचनेस क्या होगी उनको, एक कुबेर की जैसी रिचनेस होगी। एंड प्लेजेंटनेस ऑफ मून, और उनकी शांति जो है वो खुश जो होंगे, कैसे होंगे, जैसे चांद है वैसे होंगे। इन एनी केस किंग वॉज एट बेस्ट ओनली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। हम ये कह सकते हैं कि जो किंग जो है, जिन अभी मनु की बात हो रही है, जो किंग है वो क्या है, एक भगवान का रूप ही है धरती पे। हु वॉज सब्जेक्ट टू सुप्रीमेसी ऑफ धर्म, जिनके ऊपर किसी भी चीज़ का कंट्रोल नहीं है सिवाय धर्म के, यानी उनके ऊपर धर्म का ही कंट्रोल है। लाइक एनी अदर ह्यूमन बीइंग किंग्स हैज़ 7वां गुना। अब हम नीचे क्या पढ़ेंगे, 2-3 स्लाइड के बाद हम गुनाज पढ़ेंगे, कि जैसे प्लेटो वहाँ पे कहते हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थाट में कि किस में एप्टीट्यूड होना चाहिए, किस में कवरेज होना चाहिए, वैसे ही उनसे काफ़ी पहले मनु भी ये कहते हैं कि गुना मीन्स क्वालिटी, क्या क्या गुण होने चाहिए, राजा में क्या गुण है, और क्षत्रिय में क्या गुण है, और आम नागरिक में क्या गुण है, ये हम नीचे पढ़ेंगे। तो राजा में कौन सा गुण है, 7वां गुण है। फिर मनुस्मृति से एक कोटेशन ली गई है, When God saw this world in state of anarchy, where people were running in different directions out of fear, He created the king for everybody's protection. कि जब भगवान ने देखा कि इस राज्य में क्या था, एनार्की, लॉलेसनेस हो गई थी, लोग इधर उधर डिफरेंट डायरेक्शन में भाग रहे थे, क्यों, डर के मारे भाग रहे थे अपनी प्रोटेक्शन के लिए। तो भगवान ने क्या किया, राजा को भेजा कि हे राजन, तुम क्या करो, अपने राज्य में लोगों की रक्षा करो। ये मनुस्मृति से ली गई कोटेशन। ही गिव्स नो राइट टू सिटीजन्स टू रिवोल्ट।
अब जैसे हम उसमें लॉक को पढ़ते हैं या बाकी थिंकर्स को पढ़ते हैं, तो उसमें क्या हुआ कि बहुत सारे थिंकर जो हैं वो एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी का कंसेप्ट देते हैं। जैसे मैकेलवी को पढ़ते हैं तो वो भी राइट टू रिवोल्ट नहीं देते हैं कि जनता जो है तो उसके रूलर के खिलाफ नहीं जा सकती है। तो वैसे यहाँ मनुस्मृति में भी कह रहे हैं कि सिटीजन के पास कोई राइट नहीं है राजद्रोह करने का, यानी अगेंस्ट किंग जाने का। किंग वॉज द होल्डर ऑफ दंड नीति। किंग के पास क्या है? होल्डर ऑफ दंड नीति है, यानी दंड नीति जितनी भी है किसको क्या दंड देना ये कौन डिसाइड करेगा? किंग डिसाइड करेगा। ये किंग वॉज इंटाइटल्ड टू रिसीव 1/6 वेल्थ ऑफ हिज सब्जेक्ट्स टुवर्ड टैक्सेस। क्या जो लोग होंगे वो क्या करेंगे? राजा को 1/6 छठा हिस्सा जो है टैक्स का देंगे, पैसे का देंगे। उस टाइम टैक्स क्या होता था? रेवेन्यू होती थी, अनाज होता था। तो क्या करेंगे? 1/6 क्या है वो अपनी क्रॉप देंगे, अनाज दे देंगे किंग को। ही इज ऑल्सो इंटाइटल्ड टू अर्न 1/6 ऑफ डिवाइन रिवॉर्ड ऑफ हिज सब्जेक्ट्स गुड डीड्स। जैसे पिछले उसमें क्या होता था, हमने मूवीज़ में भी देखा है कि तप करते थे वो तप से वरदान मांगते थे। तो ये कह रहे हैं कि अगर जो भी जनता है वो पूजा करेगी, अगर भगवान रिवार्ड उनको कुछ देते हैं तो उस रिवार्ड का भी 1/6 किसको मिलेगा? किंग को मिलेगा, यानी मन्नू को मिलेगा। उसके बाद क्या आता है? ही इज़ ऑल्सो इंटाइटल्ड टू रिसीव 1/6 ऑफ द डिवाइन वार्मथ दैट रिजल्टेड फ्रॉम द बैड डीड ऑफ ए सब्जेक्ट। अगर ऊपर वाले में हमने पढ़ा कि अगर जनता पुण्य करती है तो उसका पुण्य का जो भी शिष्ट मिलता है तो 1/6% वो मनु को जाता है। नीचे क्या कहता है कि अगर जनता कुछ भी पाप का काम करती है तो पाप का भागीदारी वो राजन भी है, यानी मनु भी है। तो 1/6 जो है रिवार्ड जो होगा, पाप का पुनिशमेंट जो होगी वो मनु को भी होगी, क्योंकि मनु की ही जिम्मेदारी है उसमें स्टेट में एक जस्टिस लाना, एक पूरे अपनी नागरिकों को देखना कि कोई ऐसे पाप तो नहीं कर रहा है। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि पुण्य का भी 1/6 मिलेगा मनु को और पाप का भी 1/6 जो है मनु को मिलेगा। अब पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ मनु में क्या कहते हैं? ओरिजिन ऑफ रिलीजन के बारे में क्या कहते हैं कि धर्म जो है, धर्म की नियुक्ति कैसे हुई? यूनिवर्स इज मूविंग बाय सिस्टम, के जो ब्रह्मांड है ये एक सिस्टम से चल रहा है। सिस्टम इज कंट्रोल्ड बाय ब्रह्मा, और ब्रह्मांड का सिस्टम जो है वो कौन कंट्रोल कर रहे हैं? ब्रह्मा कर रहे हैं। तो ब्रह्मा कॉल्ड दिस सिस्टम एज रीति, और ब्रह्मा जो है इस सिस्टम को क्या बोल रहे हैं? रीति नाम दे रहे हैं। रिलीजन ओरिजिनेटेड बाय ब्रह्मा हिमसेल्फ, वो धर्म किसने बनाया है? ब्रह्मा जी ने बनाया है। सो एवरीथिंग मस्ट बी बाय रिलीजन, तो जो भी चीज़ होनी चाहिए किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए? धर्म के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। फिर उसके बाद आता है डिवाइन प्रिंसिपल ऑफ मोनार्की। डिवाइन प्रिंसिपल मोनार्की क्या कहता है? किंग इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ गॉड हिमसेल्फ, कि किंग जो है एक भगवान का ही दूसरा रूप है। किंग वॉज नीडेड बिकॉज ऑफ प्रिमिटिव सोसाइटी वॉज बारबेरिक, एनार्की prevailed everywhere. People requested God to bring peace and security and king came। ये भी सेंटेंस हमारा ऊपर भी रिपीट हो रहा है। कहता है डिवाइन प्रिंसिपल मोनार्की में क्या है कि राजा जो है एक भगवान का ही रूप है। तो जब किंग की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि प्रिमिटिव पहली वाली सोसाइटी जो थी वहाँ पे लॉलेसनेस थी, तो कोई भी किसी को मारता था, माइट इज़ राइट था। तो ये चीज़ देख के भगवान ने के लोगों ने रिक्वेस्ट की भगवान को कि हमें कोई राजा दो प्रोटेक्शन करने के लिए। तो भगवान ने क्या किया? मनु को भेजा। तो ये भी एक क्या हो गया? राजा और उसके पब्लिक के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। जैसे जैसे हम कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं हॉब्स लॉ के पढ़ते हैं चाणक्य में, तो ये सिंपल वैसा ही कॉन्ट्रैक्ट बताते हैं मनु में भी। क्वाजी कॉन्ट्रैक्चुअल थ्योरी क्या है इनकी? इट इज़ ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन किंग एंड पीपल। जैसे हमें हॉब्स और लॉक रूसो में सोशल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं, तो ये यहाँ पे क्या है? क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन किंग एंड पीपल। सेम इसी तरह का है। द पीपल सरेंडर्ड आर देयर राइट एंड टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जितने भी राइट्स थे पीपल्स ने वो उन्होंने सरेंडर कर दिए राजा के आगे, और क्या ले ली? जिम्मेदारी ले ली, अपनी स्टेट को सर्व करने की जिम्मेदारी ले ली। दे कैन नॉट अपोज द किंग, वो क्या करते हैं कि किंग को अपोज नहीं कर सकते। दे रिक्वेस्टेड फॉर पीस एंड सिक्योरिटी फ्रॉम द किंग, उन्होंने राजा से क्या मांगा था उस टाइम? पीस और सिक्योरिटी, शांति और अपनी सिक्योरिटी ही मांगी थी। द किंग इंश्योर्ड पीस एंड सिक्योरिटी, और राजा ने बदले में उन्हें क्या कहा था कि ये मेरी जिम्मेदारी है, तुम्हें शांति और तुम्हारा प्रोटेक्शन जो है मैं दूंगा। हियर किंग इज़ नॉट टायरेंट, ही मस्ट रूल अकॉर्डिंग टू लॉ। अब यहाँ पे टायरेंट रूलर नहीं है, यानी तनाशाह रूलर नहीं, जो ये मनु के किंग की बात हो रही है मनु की,
वो एक तानाशाह नहीं है, बल्कि जो वो क्या है, एक ऐसे राजा हैं जो धर्म के अंडर काम करेंगे। जैसे आज के टाइम ले लो तो कॉन्स्टिट्यूशनल किंग बोल सकते हैं हम, कि जो काम करते थे वो, उनका काम करने का तरीका धर्म पे था। जो कॉन्ट्रैक्ट उनका हुआ था तो उसमें वो एक टायरेंट रूलर बिल्कुल भी नहीं थे, बल्कि एक धार्मिक राजा थे। ड्यूटीज़ ऑफ किंग, कि अब किंग की जो है ड्यूटीज़ कौन कौन सी है। द ड्यूटीज़ ऑफ किंग आर टू अप्लाई सप्तंगा प्रिंसिपल। सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है राजा की, कि जो सप्तंगा प्रिंसिपल है तो उसको अप्लाई करना। अब सप्तंगा प्रिंसिपल में क्या है, सप्तंगा मीन 7, एक टैक्सेशन और ट्रेजरी। एक तो उन्होंने क्या करना, किंग ने अपना टैक्सेशन सिस्टम, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि 1/6 टैक्स देगी जनता, पूरा अनाज देगी, तो उन्होंने अपना टैक्सेशन सिस्टम बिल्कुल अच्छे से फिट करके रखना है। और अपने क्या करनी है, ट्रेजरी फुल करनी है, कि कोई भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उनकी ट्रेजरीज उसको संभाल लें। फिर मिलिट्री जो है, अपनी मिलिट्री स्ट्रॉन्ग बिल्ड करनी है। हैव मिनिस्टर्स, कि अच्छे अच्छे उनके पास नेता होने चाहिए। प्रोटेक्ट हिमसेल्फ, और आत्मरक्षा जो है बहुत ज़रूरी है सबसे। सिटाडल, सिटाडल का मतलब हो गया फोर्ट, कि उनके पास जो है किले होने चाहिए। दंड, उन जैसे हमने पहली स्लाइड में पढ़ा था कि जो किंग की है वो दंड नीति होनी चाहिए। तो अगर कोई ऐसा काम करता है अपने किंगडम में तो उसको दंड मिलना चाहिए, ताकि दूसरे कोई भी ऐसा गलत काम ना कर सके। फिर है फ्रेंड, और क्या होना चाहिए, मित्रा। मित्रा बोलते हैं इसको, मतलब फ्रेंड। तो राजा के क्या होने चाहिए, मित्रा होना चाहिए। मित्रा से क्या होगा कि वॉर में या कोई ऐसी नेचुरल कैलेमिटी आती है तो उसमें जो मित्र होंगे वो उनकी ज़रूर हेल्प करेंगे। फिर आती है दंड नीति। दंड नीति में कहता है, इफ़ देयर इज़ मिस्टेक इन अवॉर्डिंग द पुनिशमेंट देन द पुनिशमेंट शुड बी रिवर्स्ड। कि अगर दंड देने में राजा से कोई भूल होती है, कोई गलती होती है, तो उस जो दंड को जो है दोबारा भी रिवर्स किया जाता है, उसको दोहराया भी जा सकता है, उस डिसीजन को रिवर्स किया जा सकता है। द मिनिस्टर शुड बी अपॉइंटेड ऑन The minister should be appointed on the basis of talent and devotion toward monarchy. Background should be checked. King should decentralize the governance between ministers. कहता है कि राजा को राज करने के लिए क्या होने चाहिए, मिनिस्टर्स होने चाहिए। अब वो मिनिस्टर कैसे होने चाहिए, एक टैलेंटेड होने चाहिए, और जो मोनार्की की तरफ के होने चाहिए, वफादार होने चाहिए। और दूसरा उनका जो बैकग्राउंड है, उनके फादर क्या थे, उनके ग्रैंडफादर क्या थे, तो वो बैकग्राउंड जो है उनका ज़रूर चेक करना चाहिए। उसके बाद आता है वर्ना सिस्टम। वर्ना सिस्टम में क्या है, इट्स सिस्टम ऑफ वर्ना वाज बेस्ड ऑन बर्थ। जो उनका वर्ना मीन्स कास्ट सिस्टम जो है वो बर्थ पे है। और इसमें ये चीज़ ध्यान रखना, जो मनु है तो वो बिल्कुल भी अलो नहीं करते हैं कि बाई बर्थ कोई एक स्टेप ऊपर जाए या कोई स्टेप नीचे जाए। अगर कोई ब्राह्मण है तो ब्राह्मण से क्षत्रिय में नहीं आ सकता है, कोई क्षत्रिय है तो वो ब्राह्मण में नहीं जा सकता। तो उनमें क्या था कि जो भी इसमें है बाई बर्थ, ये मूवमेंट इसमें बिल्कुल भी अलो नहीं कर रहे हैं। मनु इन हिज वर्क कॉल्ड डिवाइडेड वर्ना इनटू 4 पार्ट्स में किया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रा। और इन्होंने कहा था जो ब्राह्मण्स हैं वो कहाँ से पैदा हुए हैं, क्षत्रिय कहाँ से हुए हैं, वैश्यस कहाँ से हुए, शूद्रास कहाँ से हुए। ये कह रहे हैं कि ब्रह्मा के पार्ट से हुए हैं। जो ब्रह्मा हैं उनके मुंह से जो है तो ब्राह्मण्स निकले हैं, उनके मसल से जो है क्षत्रिय निकले हैं, और थिक्स से उनकी जो थिक्स हैं तो वहाँ से वैश्यास निकले हैं, और जो उनके फीट हैं पाँव उनसे शूद्रास निकले हैं। तो ये 4 सोर्स बोलते हैं कि ये लोग कहाँ से निकले हैं। अब इसमें ये 3 गुना की बात भी करते हैं, 3 गुनाज। 3 गुनाज में इनका आ जाता है, एक सात्विक गुना, एक राजस गुना, एक तामस गुना। जो सात्विक गुना है ये सबसे सुपीरियर टाइप का है, हाई क्वालिटी का है। इसमें जो है तो ये जिस आदमी के अंदर है तो उसमें क्या होगी, पूरी गुडनेस होगी, एक वर्च्यू होगी, वो बिल्कुल शांत होगा, बिल्कुल अलर्ट, तेज होगा। और उसकी सोचने की जो क्षमता है, थॉटफुलनेस जो है, रीजनिंग पावर जिसको हम प्लेटो में पढ़ते हैं, रीजनिंग पावर जो है वो जो है तो उसमें बहुत होगी। तो वो 7वां गुना है। ये किसका है, मेनली ये किंग में होता है, ठीक है। राजस गुना क्या है, दिस गुना रिप्रेजेंट द मिडल। जैसे वो हाईएस्ट लेवल का था, ये किस लेवल का है, मिडिल लेवल का है। इट इज़ बेस्ड इन पैशन लेड टू पर्सन टू पाथ ऑफ ग्रेट। इससे थोड़ा वो जो है तो एंगर भी आ जाएगा उसको, वो थॉट पावर इतनी ज़्यादा नहीं होगी, शांत नहीं होगा, गुस्से वाला होगा, तो वो उसके थोड़े से अपोजिट वाली चीज़ें इसमें होंगी।
और ये किस में होगा, ये क्षत्रिय में होगा। फिर तामस, तामस गुना ये लोवेस्ट लेवल का है, ये शूद्राज में होगा। इनको इन्होंने रिप्रेजेंट किया है कि ये डार्कनेस में है, डलनेस में है, ये बिल्कुल इग्नोरेंस में है, इनको कोई भी पता भी नहीं किसी चीज़ का। तो ये सबसे नीचे वाला गुण जो है ये इनका तामस गुना है। फिर उसके बाद आता है वर्ण कंसेप्ट देते हैं ये अपने उसमें मनुस्मृति में। अब वर्ण कंसेप्ट का हमने ऊपर भी पढ़ा था। अब इसका ये फिक्स नहीं है कि ये सारे उनके लिए जो ये सारे वर्ना सिस्टम के लिए है या सॉरी जो वर्ना सिस्टम हमने ऊपर पढ़ा, तो इसमें जो अब हम आश्रम सिस्टम पढ़ेंगे। अब आश्रम सिस्टम में ये क्लियर नहीं है कि ये सारे वर्नास के लिए है या फर्स्ट मेन टू के लिए। अब ऐसा तो कोई क्लियर नहीं। और ये भी क्लियर नहीं है कि जो इसमें आश्रम सिस्टम है ये फीमेल्स के लिए भी है या मेल के लिए, इतना भी बिल्कुल क्लियर नहीं है। आश्रम सिस्टम में ये क्या करते हैं, आश्रम को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये बहुत सिंपल लॉजिक का है। आज के टाइम में भी सॉरी आज नहीं, कुछ टाइम पहले भी ऐसा शायद होता होगा, क्योंकि ये थोड़ा साइंटिफिक बेस्ड पर भी है। देखो पहला फर्स्ट स्टेज है ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचार्य में क्या है, ये इंसान के पहले ज़िंदगी के 20 साल की जो है उस टाइम की बात करता है। इसमें इंसान क्या करेगा, पढ़ेगा, ट्रेनिंग और बॉडी बिल्डिंग करेगा, और उसमें कोई अपनी कंट्रोल ऑफ सेंस बनाने की पावर पैदा करेगा। और सबसे बड़ा बात जो है इसमें एजुकेशन और ट्रेनिंग ही है। फिर उसके ये लाइफ का फर्स्ट 25 पार्ट्स की जर्नी है। उसके बाद और इसको बोलते हैं ब्रह्मचार्य। फिर गृहस्था। गृहस्था, गृह मीन्स घर, हस्ता मीन्स संभालना। गृहस्था इसमें क्या करेगा इंसान, ये पहले 20 साल से आगे 25 साल में इसमें इंसान क्या करेगा, मैरिज करेगा, फैमिली होगी, चिल्ड्रंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। वनप्रस्था, फिर ये थर्ड स्टेज है। वनप्रस्था ये थर्ड स्टेज है। इसमें क्या है, 25 ईयर्स का जो 20 + 25 ईयर्स के उसके बाद का पीरियड जो है वो इसमें आता है। इसमें क्या होगा, इंसान जो है वन मीन्स जंगल, प्रस्था मीन्स जाना। इसमें इंसान क्या करेगा, जंगल में जाएगा, तपस्या के लिए जाएगा। उसके बाद आएगा संन्यासा। संन्यासा में क्या हो जाएगा, वो कम्प्लीटली उसका जो है बिल्कुल घर से पूरा कनेक्शन बंद हो जाएगा और पूरा स्पिरिचुअल इमांसिपेशन में वो चला जाएगा। वो भगवान की खोज में तपस्या करेगा और यही उसकी लास्ट स्टेज होगी। नेचुरल सी बात है। वो जैसे वो अशोका के साथ भी हुआ था कि जब नेचुरली आप खाओगे, कुछ नहीं खाओगे, तपस्या ही करेगा तो नेचुरली मर जाओगे। फिर आ जाएगा सोर्सेज ऑफ लाइफ। ये तो हमारे 3 पार्ट थे। फर्स्ट था ब्रह्मचार्य 20 ईयर्स, नेक्स्ट गृहस्था मीन्स घर संभालना, फिर वनप्रस्था मतलब वन में जाना, और संन्यास मतलब कंप्लीट संन्यास ले लेना। उसमें आ गया सोर्सेज ऑफ लॉ। सोर्सेज ऑफ लॉ हमने ऊपर भी पढ़ा कि 4 टाइप के लॉ होंगे। एक श्रुति, वो यूनिवर्सल लॉ होगा। स्मृतिज, वो जो लायर्स गिव लॉ होगा, यानी धर्मशास्त्र जो होगा। फिर कस्टम एंड सोशल प्रैक्टिसेस, जिसमें हमने पढ़ा था कि सदाचार और शिष्टाचार 2 चीज़ें आएंगी। फिर डिक्टेट्स ऑफ गुड कॉन्शियसनेस, ये अपने दिमाग से जो इंसान सोचेगा, जो मतलब उसको उसकी रीजनिंग पावर से लगेगा, उसको पता कि अच्छा है। ठीक है। फिर अब हम क्या करेंगे, स्ट्रीम्स ऑफ थॉट के जो हम थिंकर्स पढ़ने वाले हैं, कौन सा थिंकर जो है कौन सी फील्ड का है, हम लोग इसमें ये पढ़ेंगे। तो ये इसलिए किया है क्योंकि हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थाट पढ़ेंगे इसके बाद में इंडियन थाट को पढ़ के, तो इसमें हमारा थोड़ा सा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा कि वेस्टर्न फील्ड वाले कौन से हैं, कौन किस फील्ड से है, और इंडियन को भी हम कंपेयर करेंगे इस फील्ड से, इंडियन थॉट में से कौन सा था। तो एक कंपेरेटिव स्टडी हो जाएगी। जैसे लिबरल हैं, लिबरल में राजा राम मोहन राय हो गए, दादा भाई नौरोजी हो गए, महादेव गोविंद रणेंगी एंड गोपाल कृष्ण गोखले। फिर आइडलिस्ट में आते हैं दयानंद सरस्वती, लाला लाजपत राय, फिर आगे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, श्री अरविंदो घोष एंड वीर सावरकर। फिर ह्यूमनिस्ट थाट में आते हैं स्वामी विवेकानंदा, रविंद्रनाथ टैगोर एंड एम.एन. रॉय। फिर इस्लामिक में आते हैं सर सईद अहमद खान, फिर आता मोहम्मद इकबाल एंड मोहम्मद अली जिन्ना। फिर सोशलिस्ट थाट में आते हैं आचार्य नरेंद्र देवा एंड फिर थे लोकमान्य जयप्रकाश नारायण एंड राम मनोहर लोहिया। फिर फेमिनिस्ट में आते हैं, फेमिनिस्ट में पर्टिकुलरली हम पंडित रमाबाई जी को पढ़ेंगे। एंड कास्ट सिस्टम में आते हैं महात्मा ज्योतिबा फुले थे, बाबा साहिब अम्बेडकर,
पेरियार EV रामास्वामी नायकर। तो ये हमारे इस के जो हैं ऑलमोस्ट 20 लेक्चर्स होंगे, और 20 लेक्चर्स में जो है हम लोग एक लेक्चर जो है ओल्ड पेपर्स का रखेंगे, और बाकी जितने भी लेक्चर्स हैं डेली आएंगे, कंटिन्यू आएंगे। आप अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा और रिवाइज़ कीजिएगा। थैंक यू।